वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम अध्याय 12 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन और ये 4 नंबर का अध्याय है। हमारे अध्याय 11 की थ्योरी अभी अपलोड नहीं की गई है, वो शीघ्र ही अपलोड कर दी जाएगी। चलिए ये चैप्टर शुरू करते हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और जिनका उपयोग हम सीधे या बिना परिवर्तन किए करते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। कि ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति से मिले और इनका उपयोग हम सीधे या बिना किसी परिवर्तन किए करें तो वो है प्राकृतिक संसाधन। देखो, उदाहरण के लिए अगर लकड़ी हमें प्रकृति से प्राप्त होती है और लकड़ी से ही हमें मिलता है कोयला, ठीक है, खनिज कोयले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो लकड़ी से कोयला हमें प्राप्त हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ। तो पेड़ जो है वो प्राकृतिक संसाधन है, पर उस कोयले को प्राकृतिक संसाधन नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उसमें लकड़ी के परिवर्तन के कारण कोयले का निर्माण हुआ है। जबकि प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो और बिना किसी परिवर्तन के प्राप्त हो, उसमें कोई परिवर्तन ना किया जाए। इस प्रकार तो आप कहोगे कि जो लकड़ी की कुर्सी है वो भी प्राकृतिक संसाधन है। नहीं, लकड़ी प्राकृतिक संसाधन है पर उससे निर्मित चीज़ें प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो आप समझ गए होंगे, प्राकृतिक संसाधन होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और जिनका उपयोग हम सीधे या बिना किसी परिवर्तन के करते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोयला, यहाँ कोयले, कौन से कोयले की बात की जा रही है? खनिज कोयले की बात की जा रही है, जो हमें खानों से प्राप्त होता है। जब हमें खुदाई करते हैं खान में तो उस कोयले की बात की जा रही है, खनिज कोयला। ठीक है, इस चैप्टर में जिस कोयले की बात की जाएगी वो खनिज कोयला ही है। लकड़ी से को जलाने पर निर्मित कोयले की बात नहीं की जाएगी यहाँ पे। तो खनिज कोयला तो धरती से ही प्राप्त होता है, प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी प्राकृतिक संसाधन है, वायु, धातु इत्यादि प्राकृतिक संसाधन है। अब प्राकृतिक संसाधन कितने होते हैं या उनके प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में देखते हैं। अब प्राकृतिक संसाधन के प्रकारों को भी कैटेगरियों में डिवाइड किया गया है। पहला है विकास या प्रयोग के आधार पर। विकास या प्रयोग के आधार पर, कि प्रयोग के आधार का मतलब है कि प्रयोग हम अभी कर रहे हैं या भविष्य में करेंगे। कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हम अभी करेंगे या भविष्य में करेंगे। तो जिन संसाधनों का उपयोग हम वर्तमान में कर रहे हैं, वे संसाधन जिनका उपयोग हम वर्तमान में कर रहे हैं, जिनकी मात्रा हमें पता है कि इतना अमाउंट या इतनी मात्रा में ये संसाधन हमारे पास उपलब्ध है, वो कहलाता वास्तविक संसाधन। वास्तविक संसाधन क्या है? जिनका उपयोग हम वर्तमान में कर रहे हैं और जिनकी मात्रा हमें ज्ञात हो, वास्तविक संसाधन है। जैसे जर्मनी में कोयला, ये भारत में भी हो सकता है कोयला, पर जर्मनी में ज़्यादा कोयला है। पश्चिमी एशिया में खनिज तेल और महाराष्ट्र में काली मिट्टी, इन सब की मात्रा हमें पता है और इनका उपयोग भी हमें कर रहे हैं वर्तमान में। तो वर्तमान में जिनका उपयोग कर रहे हैं वो वास्तविक संसाधन है, जिनका उपयोग भविष्य में किया जाएगा वो संभाव्य संसाधन। तो संभाव्य संसाधन जिनका उपयोग हम भविष्य में करेंगे और साथ ही इनकी मात्रा भी ज्ञात नहीं है। उदाहरण जैसे लद्दाख का यूरेनियम। यूरेनियम एक तत्व होता है जिससे परमाणु बम बनाया जाता है। ठीक है, तो लद्दाख का जो यूरेनियम है वो संभाव्य संसाधन है। इस लद्दाख के यूरेनियम का उपयोग अभी नहीं किया जा रहा है, आने वाले भविष्य में इसका उपयोग किया जाएगा और इसकी मात्रा भी हमें पता नहीं है। संभाव्य संसाधन क्या है? जिसका उपयोग भविष्य में किया जाएगा और मात्रा ज्ञात नहीं है, जैसे लद्दाख का यूरेनियम। तो विकास के आधार पर तो हो गया। अब चलते हैं उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? ये भी 2 प्रकार के हैं। उद्गम या उत्पत्ति का मतलब है हमें कहाँ से मिलते हैं? जीवों से मिलते हैं या निर्जीवों से मिलते हैं? जीवों से मिलते हैं या निर्जीवों से मिलते हैं। तो ये 2 प्रकार के हैं।
जैव संसाधन, अजैव संसाधन। जैव संसाधन जो जीवों से मिलते हैं, अजैव संसाधन जो निर्जीवों से मिलते हैं। तो वे संसाधन जो सजीवों से प्राप्त होते हैं जैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य, ये सब जीव हैं और इनसे जो भी संसाधन हमें प्राप्त होंगे वो जैव संसाधन कहलाएंगे। मनुष्य किस प्रकार का संसाधन है? मनुष्य जैव संसाधन है। पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी कैसे संसाधन है? जैव संसाधन है। अजैव संसाधन कौन से हैं? वे संसाधन जो निर्जीवों से प्राप्त होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे हवा, मिट्टी और प्रकाश। हवा निर्जीव है, मिट्टी निर्जीव है और प्रकाश भी निर्जीव है। तो उत्पत्ति या उद्गम के का मतलब क्या है कि हमें जीवों से प्राप्त होते हैं या निर्जीवों से प्राप्त होते हैं। जीवों से प्राप्त होने वाले जैव और निर्जीवों से प्राप्त होने वाले अजैव। और उदाहरण याद रखिएगा। अब है वितरण या भंडारण के आधार पर। वितरण और भंडारण का मतलब है कि कहाँ स्थित है। वितरण का मतलब बटा हुआ कहाँ है, भंडारण कहाँ इकट्ठा है, कहाँ स्थित है। तो यहाँ स्थान की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसमें दो कैटेगरियाँ हैं, सर्वव्यापक और स्थानिक। सर्वव्यापक आप समझते हो सभी जगह हो, सर्वव्यापक का मतलब सभी जगह हो, और स्थानिक का मतलब एक विशिष्ट स्थान पर, विशेष स्थान, स्पेशल जगह ही हो, ठीक है। तो सर्वव्यापक संसाधन वे संसाधन जो सभी जगह आसानी से मिल जाते हैं, सर्वव्यापक संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु, हवा हर जगह है, हवा बगरू में भी है, हवा जयपुर में भी है, हवा अमेरिका में भी है, ठीक है। तो सभी जगह वायु है, तो वो सर्वव्यापक संसाधन है। स्थानिक संसाधन जो एक विशिष्ट स्थान पर है, जैसे लोहा, सोना, तांबा। क्या बगरू में लोहा मिल जाएगा? ज़मीन में, दुकानों पे नहीं, ज़मीन में। सोना बगरू में मिल जाएगा, तांबा बगरू में मिल जाएगा, जयपुर में इसकी खाने हैं, या प्रत्येक जगह लोहे, सोने और तांबे की खाने हैं। क्या हम अपने घर में खुदाई करें तो सोना मिल सकता है? नहीं। तो सोना जो है वो सभी जगह नहीं मिल सकता। तांबा और लोहा ये सभी चीज़ें विशिष्ट स्थान पर ही मिलती हैं, इसीलिए इन्हें स्थानिक संसाधन कहते हैं। स्थानिक संसाधन क्या होते हैं? जो विशिष्ट स्थान पर मिले। तो वितरण या भंडारण के स्थान पर दो प्रकार के, सर्वव्यापक मतलब सभी जगह मिलते हो जैसे वायु, और स्थानिक संसाधन जो विशेष स्थान पर मिलते हो जैसे लोहा, सोना, तांबा। अब पुनः उपयोग या नवीकरणीयता के आधार पर, पुनः उपयोग का मतलब जिसे हम दोबारा उपयोग में लाया जा सकते हो। इसी की दो ही कैटेगरी है, या तो लाया जा सकता है दोबारा उपयोग में, या नहीं लाया जा सकता। जिन्हें दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है वो नवीकरणीय, जिन्हें दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता वो अनवीकरणीय। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पुनः उपयोग या नवीकरण के आधार पर संसाधन दो प्रकार के हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय क्या है? वे संसाधन जो पुनः बनाए जा सकते हैं। पुनः बनाए जा सकते का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए वायु है, उसका उपयोग हमने आज कर लिया, तो क्या वायु का उपयोग कल नहीं कर सकते? उसी वायु का उपयोग हम कल भी कर सकते हैं और उसी वायु का उपयोग हम परसों भी कर सकते हैं। तो ऐसे संसाधन जिन्हें हम पुनः बना सकते हैं और पुनः प्रयोग में भी ला सकते हैं, बार बार जिनका उपयोग हम कर सकते हैं, जिनका उपयोग हम क्या कर सकते हैं? बार बार कर सकते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। और नवीकरणीय संसाधन कैसे होते हैं? असीमित होते हैं, अनंत होते हैं, मतलब इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, या ख़त्म होने में बहुत लंबा समय इनको लगेगा। तो वो नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा प्रकृति में कभी भी ख़त्म नहीं होगी, अनंत है इनका भंडार, बहुत लंबे समय तक चलेगी, ठीक है। तो अब आप कहोगे कि सर जल ऊर्जा, जल तो सीमित है, जल कैसे असीमित है? जल का हम दोबारा उपयोग कैसे कर सकते हैं? पुनः कैसे बनाया जा सकता है? पुनः कैसे उपयोग में लाया जा सकता है? तो देखिए, जल से एक बार आपने काम कर लिया, मान लीजिए नहा लिए, तो जो जल है वो आप पेड़ पौधों में दे सकते हो। यदि पेड़ पौधों में भी ना दो तो ज़मीन में गड्ढे में भेज दीजिए और वो भूमिगत जल में चला जाएगा, या अगर बाहर रहता है तो वाष्पीकृत होकर बादलों में परिवर्तित होकर वर्षा के रूप में दोबारा आपको प्राप्त हो जाएगा।
पर वो पूरी तरह से नष्ट नहीं होता। जल पूरी तरह से नष्ट नहीं होता, उसका पुनर्चक्रण हो जाता है। उसी प्रकार सौर ऊर्जा, जैसे आज सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो कल क्या सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा? क्या 10 साल बाद सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा? ये हमेशा आता रहेगा, तो वो नवीकरणीय है। पवन ऊर्जा भी उसी प्रकार है। हवा कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। अब अनवीकरणीय संसाधन देखते हैं, जिन्हें पुनः नहीं बनाया जा सकता या बनाने में अधिक समय लगता है, जो सीमित मात्रा में है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। अब देखिए, अनवीकरणीय संसाधन होते हैं जिन्हें हम दोबारा नहीं बना सकते। कोयले को क्या दोबारा बना सकते हैं? एक बार कोयला जल गया, क्या उसे दोबारा बनाया जा सकता है? जले हुए कोयले को नया तो आप बना लेंगे, पर जले हुए कोयले को दोबारा नहीं बना सकते। पेट्रोलियम को दोबारा नहीं बना सकते। मैंने ऊपर समझाया था कि एक बार उपयोग में लाए गए जल को दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है। वर्षा में परिवर्तित हो गया, फसलों को चला गया, दोबारा उपयोग में आ गया। पर एक बार जला हुआ कोयला क्या दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है? वो वापस कोयला ही रहेगा? नहीं, वो राख बन जाएगा। पेट्रोलियम, क्या पेट्रोलियम ही रहेगा उपयोग के बाद? नहीं, वो गैसों में रूपांतरित हो जाएगा। प्राकृतिक गैस, ये भी अपने दूसरे घटक गैसों में रूपांतरित हो जाएगी, तो पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता। या बनने में अधिक समय लगता है कि ये कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस से बन तो सकती है, पर इनमें लाखों वर्षों का समय लगता है। दोबारा बनाया जा सकता है, पर लाखों वर्षों का समय लगता है। इतना टाइम है किसके पास? और इनका भंडार भी क्या है? सीमित। सीमित मतलब ये फिक्स अमाउंट में है, सीमित है, ये अनंत नहीं है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इसके उदाहरण है। अब बात करते हैं प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन कैसे किया जाए, और कहलाता क्या है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, होता क्या है? प्राकृतिक संसाधनों को बचाना, कि पहला काम है प्रबंधन में हम प्राकृतिक संसाधनों को बचाते हैं तथा लंबे समय तक चलाना और लंबे समय तक इनको सुरक्षित रखते हैं। चलाने के लिए किए गए प्रयास प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन कहलाता है। तो प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में दो चीज़ें आती है कि प्राकृतिक संसाधनों को बचाना है और लंबे समय तक चलाना है, और उसके लिए जो हम कोशिश करेंगे, जो प्रयास करेंगे, वो प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन कहलाता है। अब प्रबंधन व संरक्षण कैसे किया जाए, कैसे कर सकते हैं हम, क्या उपाय है इसके? तो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग योजना बनाकर, सोच समझकर, आवश्यकता के अनुसार व भविष्य की सोच कर करना चाहिए। सीधा सीधा बात कही जाए तो हमें भविष्य की सोच समझ कर और बिल्कुल प्लानिंग के अनुसार ही प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों को अति आवश्यक कार्यों में लगाए तथा अपने कर्तव्यों को समझे, कि ज़्यादा जरूरी कार्य हो तभी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हमें करना चाहिए, और ज़्यादा जरूरी कार्य ना हो तो उनका उपयोग नहीं करना चाहिए और अपने कर्तव्यों को समझना चाहिए। अब अति आवश्यक कार्य का मतलब क्या है? कि मान लीजिए कि आपको 200 मीटर दूर ही जाना है किसी कार्य के लिए, और वहाँ के लिए भी आप अगर बाइक ले जाते हैं तो इसमें जो प्राकृतिक संसाधन लगा है, पेट्रोल लगा है, वो क्या हो गया है? नष्ट हो रहा है। तो अति आवश्यक कार्यों में ही इनका उपयोग करना चाहिए। संसाधनों का संरक्षण प्राथमिकता के अनुसार करना चाहिए। प्राथमिकता के अनुसार का मतलब है आपको निश्चित करना चाहिए कि पहले हमें कौन सा संसाधन बचाना है। क्या पहले हमें जल बचाना है कि पहले कोयला बचाना है? जल जरूरी है हमारे लिए कि कोयला जरूरी है हमारे लिए? पेयजल बचाना है, कोयला बचाना है, पेट्रोलियम बचाना है, प्राकृतिक गैस बचानी है, वन बचाने हैं, या पशु पक्षी बचाने हैं? पशु पक्षी भी संसाधन है, हमने पढ़ा है जैव संसाधन में। तो कौन सा संसाधन हमें बचाना है, उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। निश्चित होना चाहिए कि सबसे पहले इस संसाधन को बचाना है, अर्थात जो संसाधन तेज़ी से घट रहे हैं उन्हें पहले संरक्षित करना चाहिए। जो तेज़ी से घट रहे हैं, जिनकी संख्या बहुत ही कम है, उन्हें पहले बचाना चाहिए। अनवीकरणीय संसाधन जैसे कोयले, पेट्रोलियम के विकल्प खोजने चाहिए। विकल्प का मतलब क्या है? ऐसी चीज़ें खोजी जाए, ऐसे संसाधन खोजे जाए, ऐसे उपाय खोजे जाए जिनमें हमें कोयले, पेट्रोलियम का काम तो चल जाए पर कोयला, पेट्रोलियम लगे ही ना।
जैसे पेट्रोल से पहले गाड़ी चलाई जाती थी, वाहन पेट्रोल से चलते थे, आजकल विद्युत के वाहन भी आने लग गए, जो बिजली से चलने वाले वाहन भी आने लग गए, तो विकल्प खोजा गया। पहले अधिकतर जो विद्युत बनाई जाती थी, बिजली बनाई जाती थी, वो कोयले से बनाई जाती थी, और वर्तमान में हम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, सभी ऊर्जाओं का उपयोग कर रहे हैं। तो ऐसे उपाय खोजे जाए जिनमें कोयला और पेट्रोलियम ना लगे, पर काम कोयले पेट्रोलियम का हो जाए। जैसे जो गाड़ियां हैं उनमें पेट्रोल लगता है, तो पेट्रोल गाड़ी को चलाने के काम में आता है, परंतु अगर विद्युत से भी गाड़ी चल जाए तो पेट्रोल का विकल्प हमें मिल गया है विद्युत। इसी प्रकार के अन्य उपाय भी खोजे जाए। संसाधनों के संरक्षण के लिए सरकार तथा हमें मिलकर कार्य करना होगा। ये केवल सरकार नहीं कर सकती है, हमें भी मिलकर कार्य करना होगा। तो सरकार और जनता यदि मिलकर कार्य करेगी तभी कार्य सफल होगा। अब बात कर लेते हैं कि संसाधनों के संरक्षण की हमें क्या आवश्यकता है, क्यों ज़रूरी है संसाधनों का संरक्षण। हम तो अपने घरों में बैठकर मस्त है, मज़े कर रहे हैं, तो क्यों आवश्यकता है संसाधनों की संरक्षण की। तो देखिए, संसाधनों के उपयोग से मानव की कई आवश्यकताएं पूरी होती है। यदि संसाधनों का संरक्षण नहीं करेंगे, उन्हें नहीं बचाएंगे, तो वो आवश्यकता की पूर्ति भी नहीं होगी। पेड़ों को नहीं बचाएंगे तो भोजन कैसे प्राप्त करेंगे, फल सब्जियां कैसे प्राप्त करेंगे, शुद्ध ऑक्सीजन कैसे प्राप्त करेंगे। तो वही है कि संसाधनों को बचाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उनसे हमारी कई आवश्यकताएं पूरी होती है। हमें भोजन, वस्त्र, आवास, जल, मृदा, प्रकाश आदि सभी संसाधनों से ही प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है, ये भी ज़रूरी है। संसाधनों को बचाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर संसाधनों को नहीं बचाया गया तो प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा। एक जीव की संख्या तो तेज़ी से बढ़ जाएगी और दूसरे जीव की संख्या तेज़ी से घट जाएगी। मान लीजिए मनुष्य की संख्या तो तेज़ी से बढ़ गई, परंतु पशु पक्षी और पेड़ पौधों की संख्या तेज़ी से घट गई, तो बढ़े हुए संख्या के या अत्यधिक जो मानव है, मनुष्य है, वो खाएंगे क्या, भोजन कैसे प्राप्त करेंगे, क्योंकि अन्य जीव जंतु पेड़ पौधों की संख्या कम हो गई है, तो वो प्राकृतिक संतुलन बिगड़ सकता है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण व प्रबंधन से ही जीव जाति का अस्तित्व है, कि संसाधनों का प्रबंधन करेंगे तो ही पृथ्वी पर जीवन रह सकता है, अन्यथा आने वाले कुछ वर्षों में पृथ्वी पर से जीवन खत्म हो सकता है। अतः हमें संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। तो संसाधनों का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उनसे कई आवश्यकताएं पूरी होती है। भोजन, वस्त्र, आवास सभी संसाधन है, प्राकृतिक संतुलन बिगड़ सकता है, जीव जातियों का अस्तित्व संसाधनों के कारण ही है, इसीलिए इनका संरक्षण भी आवश्यक है। संरक्षण का वास्तव में अर्थ क्या है, बचाने का वास्तव में अर्थ क्या है, क्या उपयोग ही नहीं किया जाए। जल संरक्षण या वन संरक्षण का अर्थ क्या है, क्या जल का उपयोग ही ना किया जाए, यही है संरक्षण? नहीं, संसाधनों का अधिक से अधिक समय तक अधिक से अधिक लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सोच समझकर उपयोग करना। संरक्षण ऐसा उपयोग है जो अधिक से अधिक समय तक हम कर सकें, अधिक से अधिक लोग कर सकें और सोच समझकर करें, वो है संरक्षण। के उपयोग तो करना है परंतु सोच समझकर करना है और हम सभी को करना है। ऐसा ही ना हो कि एक सीमित तबका या सीमित वर्ग ही संसाधन का उपयोग करे, ये गरीब वर्ग तक संसाधन पहुँचे ही ना। तो अधिक से अधिक समय तक अधिक से अधिक लोगों के द्वारा और सोच समझकर किया गया उपयोग ही संरक्षण कहलाता है। वन संरक्षण व प्रबंधन की आवश्यकता, कि वनों का संरक्षण कैसे किया जाए, वनों को कैसे बचाया जाए। वन अति उपयोगी व जीवन का आधार है। क्यों ज़रूरी है वनों को बचाना, क्योंकि यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और जीवन का आधार है। वन नहीं होंगे, पेड़ नहीं होंगे तो जीव जंतु कैसे होंगे, जीवन कैसे होगा, तो जीवन का आधार है। वन वर्षा को नियंत्रित करता, बारिश को भी जंगल या कहे तो पेड़ नियंत्रित करते हैं और वायुमंडल में नमी व ठंड भी बनाए रखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को कम करते हैं और पृथ्वी को ठंडा बनाए रखते हैं। वन मृदा के कटाव को रोकते हैं, उपजाऊ मिट्टी को बहने
नहीं देते। कि जैसे वन है मिट्टी को पकड़े रखते हैं, तो मिट्टी पानी के साथ बहकर ना चली जाए, वर्षा के साथ बहकर ना चली जाए, तो ये वन उस उपजाऊ मिट्टी को बहने नहीं देते हैं। वन पर्यावरण को स्वच्छ रखने और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने का कार्य करते हैं। वनों से हमें ईंधन और भोजन प्राप्त होता है। वनों के कारण ही जीवों का अस्तित्व है। जीवों के अस्तित्व के लिए वन अति आवश्यक है और साथ ही जैव विविधता के लिए भी वन आवश्यक है। अब जैव विविधता क्या होती है हम 19वें चैप्टर में पढ़ेंगे। वन हरा सोना है। हरा सोना किसे कहते हैं? वन को सोने की उपाधि दी गई है। सोचिए कितना कीमती है वन, जिसके मूल्यांकन, पुनर्रोपण व संरक्षण की बहुत आवश्यकता है। कि हमें मूल्य समझना चाहिए वनों का, पुनर्रोपण करना चाहिए, पेड़ों को उगाना चाहिए और उन्हें बचाना भी चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि संसाधनों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है, संरक्षण का वास्तविक अर्थ क्या है और वनों को बचाना क्यों ज़रूरी है। ये तो हमारा टॉपिक था, संसाधनों का संरक्षण क्यों ज़रूरी है, ये है वनों का संरक्षण क्यों ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि वनों को काटने के क्या क्या कारण हैं, पेड़ों को काटा क्यों जा रहा है। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण वनों को काटकर खेती व आवास के लिए भूमि तैयार की जा रही है। वनों को इसलिए काटा जा रहा है क्योंकि वनों को काटकर जो भूमि प्राप्त होती है उस पर खेत या रहने के लिए घर बनाया जाता है। तो वन की भूमि पर या तो खेत बनाना या घर बनाना, इन दोनों कारणों से वनों को काटा जा रहा है। विभिन्न निर्माण कार्यों जैसे बांध निर्माण, बहुउद्देशीय योजनाओं, कारखानों, पशुपालन आदि के लिए वनों को काटा जा रहा है। फैक्ट्रियाँ बनाने के लिए पेड़ों को काट रहे हैं, खेती करने के लिए पेड़ों को काट रहे हैं, रहने के लिए पेड़ों को काट रहे हैं, कारखाने बनाने के लिए पेड़ों को काट रहे हैं, बांध बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है, यहाँ तक कि पशुपालन के लिए, फार्म बनाने के लिए पेड़ों को काटा जाता है। ईंधन व इमारती लकड़ी के लिए वनों को काटा जा रहा है कि हमें जलाने के लिए लकड़ी मिल जाए, फर्नीचर के लिए लकड़ी मिल जाए और दूसरे कार्यों के लिए लकड़ी मिल जाए। तो ईंधन और इमारती लकड़ी बनाने के लिए भी वनों को काटा जा रहा है। झूम खेती के लिए वनों को जला दिया जाता है। झूम खेती की जाती है। झूम खेती क्या होती है वो आगे हम पढ़ेंगे। तो झूम खेती द्वारा भी वनों को जला दिया जाता है। झूम खेती में क्या करते हैं, वनों को जला देते हैं। तो ये भी वनों को नष्ट करने का प्रमुख कारण है। अगर वन नष्ट हो जाए, वृक्ष नष्ट हो जाए, पेड़ खत्म हो जाए तो हम पर क्या दुष्प्रभाव है। पेड़ों की संख्या कम हो जाएगी तो हमें क्या नुकसान है, वो तो देखिए वनों को काटने के दुष्प्रभाव। एक तो जैव विविधता में कमी आएगी। तो जितने इतने प्रकार के हम जीव देखते हैं उनमें कमी आ जाएगी। कि जैसे चिड़िया ही हम कई प्रकार की देखते हैं, गाय कई प्रकार की देखते हैं, पक्षी कई प्रकार के देखते हैं, पेड़ पौधे कई प्रकार के देखते हैं। तो जैव विविधता वही है, जीवों में अलग अलग प्रकार होते हैं। एक ही कैटेगरी में भी अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे गाय अलग अलग प्रकार की होती है, हमने 14वें चैप्टर में पढ़ा है। गाय की नस्लें, भैंस की नस्लें, भेड़ की नस्लें, जैसे आम कई प्रकार के होते हैं। तो वो जैव विविधता नष्ट हो जाएगी यदि वनों को नहीं बचाया गया तो। पर्यावरण प्रदूषण बढ़ेगा, सूखा पड़ जाएगा या बाढ़ आ जाएगी। जहाँ वन नहीं है वहाँ वर्षा होगी ही नहीं, और जहाँ वन है वहाँ बाढ़ आ जाएगी, ज़्यादा वर्षा होगी। तो वनों को काटने के दुष्प्रभाव है, सूखा या बाढ़ भी आ सकती है। मृदा में कटाव होना, उपजाऊ मिट्टी का पानी या हवा के साथ बहकर चले जाना। हमने पीछे वनों की आवश्यकता में पढ़ा था कि वन उपजाऊ मिट्टी को बहने से रोकते हैं, उसके कटाव को रोकते हैं। और वन नहीं होंगे तो कटाव होगा और उपजाऊ मिट्टी भी पानी के साथ या हवा के साथ बहकर चली जाएगी। प्राकृतिक संसाधनों का क्षय होगा, प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो जाएंगे। प्रकृति में किसी एक संसाधन में कमी आती है तो उसका प्रभाव अन्य संसाधनों पर भी पड़ता है। वन्य जीवन का विनाश हो जाएगा, जंगलों में रहने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधों का विनाश हो जाएगा।
मनुष्य तो अपने लिए घर बना लेता है, परंतु जो पशु पक्षी है उनके घर तो जंगल ही होते हैं, वृक्ष ही उनके घर होते हैं। तो वृक्षों को काट दोगे तो उनके आवास संकट में पड़ जाएंगे और उनका विनाश हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन हो जाएगा, वातावरण बदल जाएगा, गर्मी तेज़ी से बढ़ जाएगी, प्रदूषण तेज़ी से बढ़ जाएगा, आसपास का वातावरण जलवायु परिवर्तित हो जाएगी, मरुस्थलीकरण हो जाएगा। मरुस्थलीकरण मतलब रेगिस्तान ही रेगिस्तान हो जाएगा। क्यों? रेगिस्तान में वृक्ष नहीं होते, तो वृक्षों को काट दोगे तो संपूर्ण धरती ही रेगिस्तान बन जाएगी, फिर उसमें कोई भी वृक्ष उगेगा नहीं। तो वनों के काटने के दुष्प्रभाव आपको समझा दिए गए हैं। वन संरक्षण के उपाय कि हम वनों को कैसे बचा सकते हैं, वनों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तो कैसे बचाए वनों को? तो कटाई अगर की भी जाए तो पोषणीय सीमा तक कटाई की जाए। पोषणीय सीमा का मतलब है, अभी पीछे हमने पढ़ा है, संरक्षण का अर्थ क्या है कि उपयोग तो लाया जाए पर अधिक से अधिक समय तक, अधिक से अधिक लोगों तक सोच समझ कर उपयोग किया जाए। तो वही है कि कटाई तो की जाए, कटाई तो करनी ही पड़ेगी, संसाधन का उपयोग हमें करना है तो, पर पोषणीय सीमा तक। पोषणीय सीमा का मतलब है इस लिमिट में कटाई करनी है कि ना तो प्रकृति को और ना मनुष्य को कोई नुकसान पहुँचे। अर्थात जितने वृक्ष काटे उतने ही लगाए, कि जितने हम काटेंगे उतने ही वृक्ष हमें लगाने भी होंगे। वनों को आग से रक्षा करनी चाहिए, वनों को आग से बचाना चाहिए। कि आपने तो प्रण ले लिया कि हम पेड़ नहीं काटेंगे या पोषणीय सीमा तक काटेंगे, पर प्रकृति द्वारा आग लग जाए, बिजली गिर जाए, तो वनों की आग से सुरक्षा करनी चाहिए। इसके लिए निरीक्षण गृह तथा अग्नि रक्षा पथ बनाना चाहिए। निरीक्षण गृह का मतलब है कि ऐसा घर या ऐसी सुविधा रखनी चाहिए जो जंगलों की देख रेख कर सके, और अग्नि रक्षा पथ बनाना चाहिए। जंगलों में दुर्गम स्थानों पर जाने के लिए भी रास्ता होना चाहिए, ताकि आग लगने पर उसे बुझाने की सुविधा तो की जा सके, वहाँ पहुँचा तो जा सके आसानी से। वनों को हानिकारक कीड़ों से बचाना चाहिए तथा खराब वृक्षों को हटा देना चाहिए। एक तो कीड़ों से बचाए वृक्षों को, क्योंकि कीड़े वृक्षों को खराब कर देते हैं, सुखा देते हैं, और खराब वृक्षों को हटा देना चाहिए, क्योंकि एक खराब वृक्ष दूसरे वृक्षों को भी खराब कर सकता है। तो एक को हटा देंगे तो बाकियों को बचाया जा सकता है। विविधतापूर्ण वनों को एक रूपतापूर्ण वनों की तुलना में अधिक महत्व देना चाहिए। ऐसे वनों को, ऐसे जंगलों को अधिक महत्व दे जहाँ पर कई प्रकार के पेड़ पौधे हैं। उन जंगलों को अधिक महत्व ना दे जिनमें केवल एक ही प्रकार के पेड़ हैं। जैसे मान लीजिए एक पूरा वन खेजड़ी के वृक्षों का ही है, और एक ऐसा वन है, चाहे वो छोटा सा ही क्यों ना हो, जिसमें नीम का वृक्ष भी है, खेजड़ी भी है, और बबूल भी है, बरगद भी है, बहुत सारे वृक्ष हैं। ये बड़ा है पर इसमें एक ही प्रकार के वृक्ष है, और ये छोटा है पर इसमें बहुत प्रकार के वृक्ष है। तो उन वनों को पहले बचाना चाहिए जिनमें विविधतापूर्ण वृक्ष है, मतलब कई प्रकार के, अलग अलग प्रकार के वृक्ष हो, उन जंगलों को बचाना चाहिए। तो यही कहा गया, विविधतापूर्ण वनों को एक रूपतापूर्ण वनों की तुलना में अधिक महत्व देना चाहिए। खेतों व आवास के लिए वनों को काटने पर रोक लगानी चाहिए। झूम खेती पर भी रोक लगानी चाहिए, कि खेती के लिए और रहने के लिए पेड़ों को काटा जाए, इस पर रोक लगानी चाहिए, और साथ ही झूम खेती पर भी रोक लगानी चाहिए।